हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं सीए निशा शर्मा एंड आप देख रहे हैं श्री जी टैक्स सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम बाय बाय बोलने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अब सम आर ऑफ द व्यूज दैट अभी बहुत टाइम है 2025 के इफेक्टिव होने में। तो अग्रीड आप 1961 की प्रोविजंस को रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो। So we will be on advantages side always. So basically अगर आप 2025 समझ के नहीं पढ़ना चाहते तो आप 1961 की प्रोविजन समझ के पढ़ सकते हैं। डिफरेंस इज दैट सेक्शन नंबर्स हैज बीन चेंज्ड, language has been simplified as said by our government. Various provisions have been presented in tables, schedules। तो आज हम इस वीडियो को कुछ पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे पहले 2 से 3 मिनट में हम एनालिसिस करेंगे कि भाई साहब चेंजेस आए कहाँ पे हैं। हर जगह पे ये बोला जा रहा है that language has been simplified, explanations has been removed, words have been changed, notwithstanding की जगह irrespective आ गया है, प्रोवाइजो हटा दिए गए हैं। तो आज मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी दैट ड्राफ्टिंग में क्या फ़र्क आया है। उसके बाद हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट बेसिस ऑफ चार्ज। बेस है ये डिटरमाइन करने का कि किसी भी पर्सन की टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज कब होगी, क्योंकि हम इंडियन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, दैट वी वेरी मच नो। लेकिन द थिंग इज दैट जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं भी है लेकिन फॉरेन में रहते हुए इंडिया के सोर्सेज से इनकम अर्न कर रहा है, तो भी इंडिया का लॉज पे एप्लीकेबल होगा और टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। तो सबसे पहले पोर्शन में हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको सेक्शन नंबर 9 दिख रहा है, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, डीमिंग फिक्शन यानी कि डीमिंग लीगल फिक्शन वाला ये सेक्शन है। इंडियन लॉ कहता है दैट अगर आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, आप फॉरेन इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं इंडियन नेक्सस है, उस इनकम का इंडिया नेक्सस है, तो हम उस इनकम की टैक्सेबिलिटी अपने इंडिया में अराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन विच इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड किया जाएगा कि इंडिया में वो इनकम अक्रू और अराइज हुई है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं ड्राफ्टिंग का। जैसा मैंने आपसे कहा, आप देखिए सेक्शन 9 शुरू कैसे हो रहा है, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और साथ में लिखा गया है एर्स्टवाइल सेक्शन 9 एंड 9A ऑफ ITA 1961। इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 2 to 8 shall be deemed to accrue or arise in India। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि आगे दी गई सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 8 तक की इनकम को हम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। और आप इसकी ड्राफ्टिंग देखिए दैट सबसेक्शन 2 में आपको इनकम बोली गई है 3, आगे सबसेक्शन 4 कहीं पे भी आपको एक्सप्लानेशन वाला पार्ट जो है वो नहीं दिख रहा। सेक्शन जो सबसेक्शन 5 है यहाँ पे जो तो हमें दिया गया है सबसेक्शन 5, इसमें उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लानेशन दी है, लेकिन कहीं पे भी आपको वर्ड एक्सप्लानेशन मेंशन नहीं होगा, सिर्फ लिखा गया है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए। तो ये जो आपका क्लॉज ए है उसकी एक्सप्लानेशन क्लॉज बी में दी गई है, लेकिन कहीं पे भी एक्सप्लानेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, उसको सेपरेटली क्लॉज बना दिया गया है। यानी कि जो पहले हमारे 1961 में एक्सप्लानेशन यूज होती थी उसको अब न्यू जो एक्ट 2025 है उसमें क्लॉज बना दिया गया है, सेपरेट क्लॉज। अब साथ ही साथ आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इसकी ड्राफ्टिंग में कहीं पे भी आपको प्रोवाइजो मेंशन नहीं है, यानी कि भी लिखत में आपको प्रोवाइडेड फर्दर डैट, प्रोवाइडेड फर्दर डैट, प्रोवाइडेड दैट नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा ऐसे सिंपल फॉर्म में हमारा सेक्शन जो है वो चल रहा है। जहां जहां पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हुई है वहां वहां पर क्लॉजेज इंसर्ट कर दिए गए हैं। जैसे ये FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में इन दिस सबसेक्शन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स एनी कंसिडरेशन, यानी आपको सबसेक्शन जो है
5, 6, 7 उनके क्लॉजेस जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आगे क्लॉजेस में दे दी गई हैं, सेपरेटली एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजो खत्म कर दिया गया है। अब यही अगर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ, तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट वाला पोर्शन वहां पे पढ़ के दिखाया, तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय, अब यहाँ पर ये उसकी क्लॉजेस दे दी गई हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट जो है अब आपको कहीं पे भी 2025 की ड्राफ्टिंग में नहीं दिखने वाला। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे इस स्क्रॉल करके 1961 के सेक्शन 9 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोवाइडेड, यानी आपको फर्स्ट प्रोवाइजो यहाँ पे दे दी गई है, दैट ऊपर वाले सेक्शंस में जो मेंशन किया गया है उसमें से प्रोवाइडेड ये अगर कंडीशंस होंगी तो ऊपर वाले सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर सेकंड प्रोवाइजो दे दी गई है, फिर प्रोवाइजो के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो जो बार बार ये आप सोशल मीडिया पे या वेरियस सोर्सेज से चीज सुन रहे हैं, दैट लैंग्वेज सिंप्लीफाइड कर दी गई है, प्रोवाइजो हटा दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस हटा दी गई हैं, उनको हटाया इस तरीके से गया है दैट फर्दर आगे प्रोवाइजो प्रोवाइजो करके नहीं मेंशन किया गया, जहां पर जिस चीज की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उस सेक्शन के नीचे ही एक क्लॉज इंसर्ट करके उस एक्सप्लेनेशन को वहां पर आपकी क्लैरिटी के लिए बताया जरूर गया है, लेकिन कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन या प्रोवाइजो वर्ड यूज नहीं हुआ। और बहुत सी चीजें हैं जो इस सेक्शन से हटा दी गई हैं 2025 में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1961 का जो सेक्शन 9 है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं। सेक्शन 143 सर्च सीजर उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया था, तो वो सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया है। अब जैसे सेक्शन 1961 में यहाँ पे बहुत सी जगह पे मेंशन है, देखिए एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन, तो ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है ना वो 2025 की ड्राफ्टिंग में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। दैट प्रोवाइडेड आल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्सप्लेनेशन शैल अप्लाई टू, तो जो एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे उसके प्रोवाइजो दिए गए हैं कि एक्सप्लेनेशन में जो आपको दिया गया है वो इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। और वो केसेस क्या हैं, 143 स्क्रूटनी असेसमेंट, 143 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 147 रीअसेसमेंट, 153 ये सर्च सीजर। तो इन केसेस का जो रेफरेंस है अब आपको 2025 की ड्राफ्टिंग में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो आप ये सेक्शन मेरे सामने देख रहे हैं, सॉरी, तो जैसे आप ये देख रहे हैं दैट ये मेरे पास 2025 की ड्राफ्टिंग है, तो आप जब इसकी रीडिंग लेंगे तो आपको कहीं पे भी 143, 147, 153 ए ये वर्ड्स कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये पूरा सेक्शन रीड कर लिया है, तो मुझे ये जो कंटेक्स्ट है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली जो कहा जा रहा है दैट वर्ड्स जो है सिंप्लीफाई किए गए हैं, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करी गई है, वो बेहद अगर आप इसको बहुत डीपली रीड करते हैं तो आप देखेंगे दैट बहुत सी जो चीज़ें हैं कंटेंट वाइज वो सेम है, लॉ में मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन का फर्क दे दिया गया है। जैसे अब अगर मैं दोनों सेक्शंस को पढ़ूं, सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 61 और सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो एक्चुअली में लैंग्वेज चेंज है, यानी कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेरियस प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशंस, और ये उसके कंपैरेटिवली काफ़ी सिंप्लीफिकेशन जिसको आप कह सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट किया गया एक्ट है। तो ये तो था फर्स्ट पोर्शन जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि एक्चुअली में सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन की गई है। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे सेक्शन पे जो कि है सेक्शन 9। तो इस सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देना चाहती हूँ दैट इस सेक्शन के पीछे का जो मकसद है वो क्या है। दैट किसी भी जो कंट्री है उसका अगर नॉन रेजिडेंट, यानी उस कंट्री का वो रेजिडेंट नहीं है, उसमें नहीं रह रहा है, हम यहाँ पे इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंडिया का नॉन रेजिडेंट है यानी इंडिया में वो नहीं रहा उस साल, लेकिन इनकम जो है वो उसने अर्न इंडिया से करी है, चाहे रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तो भी इस जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसके बेसिस पर उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडिया हैज अ राइट to impose tax on that income which has any kind of business connections in India, जिसको हम कहते हैं इंडिया नेक्सस। इंडिया नेक्सस का मतलब किसी भी तरीके से उस रेजिडेंट की इनकम और उसके सोर्स में कनेक्शन है विद इंडिया, तो हम उसको टैक्सेबिलिटी उसकी अराइज करेंगे।
बेसिकली सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 जो है 1 जो बात करता है वो कह रहा है 2 से लेके 8 तक की जितनी इनकम्स हैं वो टैक्सेबल होंगी या उनको माना जाएगा इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। चाहे यहाँ पर एक मैं चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे सेक्शन 9 में कहीं पे भी जो टिपिकल वर्ड नॉन रेजिडेंट के लिए है ये सेक्शन भी यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ऑन रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट ये जो बेसिकली सेक्शन है ये टारगेट करता है नॉन रेजिडेंट्स को, फॉरेन एंटिटीज़ को जो बाहर बैठे हुए भी इंडिया से इनकम अर्न कर रही हैं। तो सबसेक्शन 2 सबसे पहले बात करता है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अब यहाँ पे बिजनेस इनकम की बात की गई है, किसी भी एसेट या सोर्स ऑफ इनकम से चाहे आप रेंट अर्न कर रहे हैं या बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं टैक्सेबल होगी, यानी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। आपकी एसेट इंडिया में सिचुएटेड थी, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा फॉर नॉन रेजिडेंट एज वेल ड्यू टू द प्रोविजन दैट इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। हम यहाँ पर वीडियो के अंत में DTAA का एंगल भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसेक्शन 3 की बात करें तो अगर कोई भी इनकम सैलरीज के हेड में आती है उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया तब माना जाएगा अगर आपने वो इनकम कमाई है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, यानी कि आपने इंडिया में सर्विसेज रेंडर की हैं या फिर वो पेबल हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर की हैं। तो एक्चुअल में ये अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं हुई, लेकिन डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी जब गवर्नमेंट पेयर है, यानी कि सैलरी जो पे कर रहा है वो गवर्नमेंट पे कर रही है किसको, इंडियन सिटीजन को। रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड के लिए अगर आपको सैलरी इनकम दी गई है जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन रही है तो भी हम उसको डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानेंगे। उसके बाद साफ स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया है 9 सबसेक्शन 4 में दैट अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है आउटसाइड इंडिया तो उसको भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यानी अगर आपका फॉरेन शेयर होल्डर है, यूएसए का शेयर होल्डर है, सिंगापुर का शेयर होल्डर है, शेयर्स अक्वायर किए हुए हैं इंडियन कंपनी के और इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो उस पे किए गए डिविडेंड को माना जाएगा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया और टैक्सेबिलिटी अराइज होगी इन इंडिया। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है और जब हम इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो फोकस किया गया है ना वो रिसिपिएंट पे नहीं वो पेयर पे किया गया है, क्योंकि जो ये डीम्ड टू अक्रू वाला कंसेप्ट है वो फोकस कर रहा है सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स कहाँ से अराइज हो रहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो आप इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे, टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज होगी। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट जो है वो पेयर है, ठीक है, तो अगर रेजिडेंट पे कर रहा है तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा, एक्सेप्ट, अब ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन साथ में दे दी गई है, वेयर इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो ऐसे मनी बोरोड या डेट के सामने है जो मनी आप यूज करने वाले हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर आप ऐसा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो बिजनेस के लिए लिया गया था पैसा उधार पर, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं और वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो डीम्ड टू अक्रू और अराइजेस इन इंडिया नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन है, ठीक है। रेजिडेंट अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट इन इंडिया मतलब बिजनेस अगर इंडिया में है तो आप उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे किया गया है उधारी के पैसे पर और वो उधारी का पैसा यूज किया गया है बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप करने के लिए आउटसाइड इंडिया तो डीम टू अक्रू और अराइजेस इन इंडिया नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ जो दो सबसेक्शंस हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बात की गई है इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट। अब देखिए नॉन रेजिडेंट में यहाँ पे सीधा लाइन लिख दिया गया है, इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड। इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है। किस पर्पस के लिए इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि उसने मनी बोरो की थी या डेट इनकर किया था, किस लिए, बिजनेस या प्रोफेशन को इंडिया में सेटअप करने के लिए, इंडिया में वो बिजनेस या प्रोफेशन जो है कैरी ऑन कर रहा है, चला रहा है। तो नॉन रेजिडेंट अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है उस केस में
टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज होगी, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फोकस है ना, वो फोकस पेयर पे है। यहाँ पर सामने जो रिसीव कर रहा है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि पेयर कौन है। पेयर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनकम डीम टू अक्रू और अराइजेस इन इंडिया है या नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइजेस इन इंडिया माना जाएगा। अब देखिए जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन अब आगे दे दी गई है कि अगर क्लॉज ए में जो हमने आपको बताया है, उस केस में अगर कोई इंटरेस्ट पीई इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि पीई किस केस में होगा, फॉरेन एंटिटी है, वो किसी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब अपने किसी एजेंट्स, वर्कशॉप, ब्रांचेस, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस उस फॉरेन एंटिटी का इंडिया में है, ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। पर्टिकुलरली यहाँ पर स्पेसिफिकली बैंकिंग के बिजनेस की बात की गई है। तो अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रही है पीई इन इंडिया, उस नॉन रेजिडेंट पर्सन की, जो पर्सन बैंकिंग में एंगेज्ड है, टू हेड ऑफिस और एनी अदर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और एनी अदर पार्ट ऑफ सच नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये जो पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की, वो हो रही है हेड ऑफिस को, पहली चीज, या फिर किसी और पीई को, ठीक है। और एनी अदर पार्ट ऑफ सच नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो उसको भी माना जाएगा कि ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, और shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to such permanent establishment in India। तो उसको इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानकर टैक्सेबल किया जाएगा इन एडिशन टू एनी अदर इनकम जो इस पीई की होगी। तो बेसिकली बहुत ही ईजी लैंग्वेज जो है यूज की गई है, सो दैट अगर कोई लेमैन है जो प्रोफेशनल नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो भी इस वर्डिंग को पढ़ के आसानी से समझ सकता है दैट क्या बात की गई है। आगे आपको बताया गया है दैट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में है उसको हम सेपरेट एंटिटी मानेंगे नॉन रेजिडेंट से। अब ये देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर आप 1961 की रेफरेंस लेते हैं, जब आप कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं बहुत ही डिटेल में जाकर, तो आप देखेंगे कि ये जो अलग से यहाँ पर आपको पैराग्राफ एंटर किया गया है कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया को सेपरेट एंटिटी माना जाएगा, इंडिपेंडेंट माना जाएगा, ये 1961 में एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया गया है। मतलब एक बड़ा सारा एक्सप्लेनेशन का जो पैराग्राफ है उसमें बना के ही ये सारी चीजें बीच में मर्ज की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली हर चीज की एक्सप्लेनेशन अलग से दी गई है। उसके बाद अगर हम सबसेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये रॉयल्टी की बात कर रहा है। अगेन 9 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 की जो वर्डिंग है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो बात होगी वो अलग अलग इनकम्स की होगी। जैसे सबसेक्शन 5 में बात की गई है इंटरेस्ट की, सबसेक्शन 6 में बात की गई है रॉयल्टी की, सबसेक्शन 7 में बात की गई है एफटीएस की, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। तो इनकम अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं पेबल बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। रेजिडेंट पे कर रहा है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक्सेप्ट किस केस में नहीं माना जाएगा, अगर आपने जो रॉयल्टी है वो पे की गई है उन सर्विसेज के लिए जो सर्विसेज ली गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जो सर्विसेज यूटिलाइज की गई हैं आउटसाइड इंडिया, तो हम उनको, रेजिडेंट भी अगर पे कर रहा है तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। उसके बाद नॉन रेजिडेंट में आ जाए तो अगेन अगर रॉयल्टी पे की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन यूज और सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट के केस में बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया में है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब उसके बाद जब आप इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो हर सब सेक्शन की नीचे आपको रॉयल्टी कब अराइज होगी, किन केसेस में होगी, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। दैट रॉयल्टी का मतलब है कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन में आपकी लमसम कंसीडरेशन भी इंक्लूड होगी, ट्रांसफर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑल और एनी राइट, अगर आप पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला के राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं या राइट्स को यूज करने दे रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं, पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल किसी को यूज करने दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप इम्पार्ट कर रहे हैं, तो इन सब केस में जो आप पेमेंट करेंगे वो रॉयल्टी माना जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 7 है, अब यहाँ पर सारी बात जो है वो रॉयल्टी की गई है कि कहाँ पर यूज ऑफ राइट माना जाएगा, कहाँ पर ट्रांसफर ऑफ राइट माना जाएगा, तो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है।
उसके बाद अगर हम सबसेक्शन 7 पे आते हैं तो एफटीएस की बात करता है, मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसमें मैनेजरियल कंसल्टेशन सर्विसेज सब आ जाता है। तो अगर पेबल बाय गवर्नमेंट है, अगेन इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। पेबल बाय रेजिडेंट है तो डीम टू अक्रू और राइजेस इन इंडिया माना जाएगा, लेकिन किस केस में नहीं माना जाएगा? अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंट अपना बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से बाहर कर रहा है, उसके बदले में आपने टेक्निकल सर्विसेज की फीस पे की है, तो इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में माना जाएगा डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया जब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। इंडिया में अगर आप जो इनकम है उसके लिए आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का यहाँ पर आपको मीनिंग देखिए, इन दिस सबसेक्शन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन कंसिडरेशन। तो अर्लियर 1961 में ये एक्सप्लानेशन था, ठीक है, ये एक्सप्लानेशन था। अब ये एक्सप्लानेशन को 2025 में पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। अब 1961 की तरह यहाँ पे अलग से एक्सप्लानेशन का पार्ट इंसर्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया इन द नेचर ऑफ सम रेफर टू इन 2 सबसेक्शन 49 सबसेक्शन यू। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 2 है ना वो डील करता है वेरियस डेफिनेशंस के साथ। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 49, फिर आगे आपको जो क्लॉज यू है उसमें एक डेफिनेशन दी गई होगी। अब उसने कहा है कि अगर इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, कौन सी इनकम जो इस सेक्शन में डिफाइन की गई है? पेड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पे कौन कर रहा है? पेयर कौन है? इंडिया का रेजिडेंट। टू अ नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट को पे कर रहा है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट ना तो कंपनी होनी चाहिए ना ही फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। और पेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, यानी कि किसी ऐसे पर्सन को पे कर रहा है जो नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट है इंडिया का, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 शेल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब यहाँ पर जो आप 1961 की रेफरेंस लेना चाहेंगे तो ये प्रोवाइजो है, ठीक है, वहां पर प्रोवाइडेड में लिखा गया है। यहाँ पर अलग से इसका सबसेक्शन बना दिया गया है जिसमें ये बताया गया है दैट अगर इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, कौन सी इनकम जिसका रेफरेंस हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 से लेंगे। पे कौन कर रहा है? पर्सन कौन? जो इंडिया का रेजिडेंट है। किसको पे कर रहा है? मतलब रेसिपिएंट कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कंपनी या फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। और टू अ पर्सन जो नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है, एनओआर है, शेल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ऊपर वाली जो कंटेक्स्ट है वो तो लगेगी ही नहीं, सीधी पर बिजनेस कनेक्शंस की आपको डेफिनेशन दे दी गई है कि कब बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, जो हमने 9 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था, हैज एनी बिजनेस कनेक्शन। तो इसमें ये बताया गया है दैट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं जिसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, ये एप्लीकेबिलिटी मेनली उनके लिए है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहाँ पर वर्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बोला गया है, फिजिकल प्रेजेंस की यहाँ पर बात नहीं की गई है। यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना सॉफ्टवेयर या अपनी ऐप जो है वो लॉन्च करती है, इंडिया में उसके यूजर्स हैं, उस ऐप को यूज कर रहे हैं, और फॉरेन एंटिटी विदाउट हैविंग एनी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया से अपना पैसा अर्न कर रही है, कमा रही है, तो उस इनकम को ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा इस नेक्सस पे, क्योंकि उसको बिजनेस कनेक्शन ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर सारी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही डिटेल में आपको दी गई है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में दी गई है। तो बेसिकली ये सेक्शन 9 की अगर आप मेरे को कहें दैट विद इन फ्यू सेकेंड्स में आपको सेक्शन 9 का जो कंक्लूजन है वो बताऊं, तो सेक्शन 9 हमें कहता है दैट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने जो सेक्शंस डिजाइन किए हैं वो सेक्शन 9 डीम टू अक्रू और अराइजेज इन इंडिया बेसिकली बनाया गया था टैक्स लीकेज को कर्ब करने के लिए। सो इफ एनी ऑफ द पर्सन हु इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया, जो फॉरेन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इन इंडिया, लेकिन इनकम इंडिया से अर्न कर रहा है, रिसीव चाहे वो अपने फॉरेन बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया में कर रहा है, तो वो ये प्ली ना ले सके दैट विदाउट एंटरिंग इंडिया हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो हम इस पे टैक्स नहीं देंगे। उस चीज को कर्ब करने के लिए सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली डिजाइन किया गया है। अब जैसे मैंने आपके लिए ये एक पीपीटी डिजाइन की है जिसमें हमने इंटरेस्ट की बात की थी, ठीक है, तो सेक्शन 9(1)(5) में हमने इंटरेस्ट की बात की थी। तो सीधी सी बात है, देखिए इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट पे कर रहा है या रेजिडेंट पे कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए चेक यूज ऑफ बोरोड मनी यूज्ड इन इंडिया और आउटसाइड। तो सबसे पहले ये देखिए जो बोरोड मनी है
जिस पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो यूज कहाँ पे हो रही है। अगर तो वो इन इंडिया यूज हो रही है तो इंडियन एक्सेस आ गया, यानी कि इंडिया के साथ कनेक्शन आ गया, टैक्सेबल है। अगर यूज हुई है आउटसाइड इंडिया तो इंडिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं आया तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इन इंडिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्राफ्टिंग की है। अब उसके बाद आप आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटरेस्ट टैक्सेशन डिपेंड ऑन हु पेज एंड वेयर मनी इज यूज्ड। तो मैंने आपको बोला था सोर्स की बात यहाँ पे हम करते हैं, पेयर की बात हम कर रहे हैं, रिसिपिएंट को हम नहीं यहाँ पर कंसिडर कर रहे। तो आपके लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो ड्राफ्ट की है। इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक से लोन ले रही है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन बैंक से लोन लिया, तो पेयर कौन होगा, इंडियन कंपनी। ठीक है, लोन इंडिया बिजनेस के लिए यूज होता है, तो जो आपने लोन लिया है वो इंडियन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो इंडियन में इंडियन एक्सेस आ गया, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में आ गया, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। लोन अगर फॉरेन ब्रांच के लिए यूज होता है, चाहे इंडियन कंपनी ने लोन लिया है यानी कि रेजिडेंट ने लोन लिया है, लेकिन यूसेज कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया, तो एक्सेप्शन लग जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शन लग गई तो इंडिया में इस सेक्शन के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 9 डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखिए, तो आप सेक्शन 9 का अगर फाइनल टेक अवे लेना चाहते हैं तो सेक्शन 9 जो है वो डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है, फोकस हमेशा हमारा इंडिया नेक्सस पे होगा। ईच क्लॉज क्रिएट नेक्सस डिफरेंटली, हर क्लॉज का जो बिजनेस कनेक्शन है या इंडिया कनेक्शन है वो डिफरेंटली हम ट्रीट करेंगे। डी टी डबल ए इज अप्लाइड ओनली आफ्टर सेक्शन 9, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट हम यहाँ पर डी टी डबल ए को भी टच करेंगे। तो डी टी डबल ए सबसे पहले है क्या, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जहां पर हम फॉरेन इनकम की नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं वहां पर डी टी डबल ए जो है वो पिक्चर में आएगा ही। तो सबसे पहले हम इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या ये पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल है, यानी अगर हम रॉयल्टी की बात करें, कैपिटल गेन की बात करें, बिजनेस इनकम की बात करें, टेक्निकल सर्विसेज की फीस की बात करें, तो सेक्शन 9 सबसे पहले अप्लाई होगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आप जाएंगे डी टी डबल ए के आर्टिकल्स पे, जैसे कि जो आर्टिकल 7 है वो बिजनेस इनकम की बात करता है, आर्टिकल 11 जो है वो बात करता है आपकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। तो हम ये देखेंगे क्या डी टी डबल ए अलाउ करता है इंडिया को ये पर्टिकुलर इनकम टैक्स करने के लिए। अगर यस, इफ आंसर इज यस, तो हम टैक्सेबिलिटी लगाएंगे, मतलब इंडिया लॉ जो है वो टैक्स लगा सकता है, लेकिन किस रेट पे, जिस रेट पे बेनिफिशियल है टू द टैक्स पेयर। ठीक है, तो जो रेट डिफाइन किए गए हैं इंडियन लॉ में अगर वो बेनिफिशियल हैं, या डी टी डबल ए में जो टैक्स डिफाइन किया गया है वो बेनिफिशियल है, तो विच एवर इज बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर वो हम लगाएंगे। लेकिन अगर सेक्शन 9 कहता है दैट इंडियन लॉ उस इनकम पे टैक्स लगाएगा, लेकिन डी टी डबल ए के आर्टिकल्स उसको डिनाई कर रहे हैं दैट मेरे अकॉर्डिंगली, डी टी डबल ए के अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी तो क्या वो टैक्सेबल ही नहीं होगी, जी नहीं, वो इनकम टैक्सेबल होगी एज पर रेजिडेंस कंट्री, जहां का वो पर्सन रेजिडेंट है उस कंट्री में ये टैक्सेशन का रूल अप्लाई होगा। इसीलिए इसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कहा जा रहा है। अगर इंडिया में टैक्सेबल है तो फॉरेन कंट्री दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, या अगर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो रेजिडेंस कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप टुडेज सेशन ऑन सेक्शन 9 होपफुल। सो टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।